जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिक पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया, कौन सी इसके प्रमुख शासक कौन कौन से रहे और उन शासकों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य की बात की जाए तो मुग़ल साम्राज्य तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुग़ल था। मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। इसके जन्म की बात कर ली जाए तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में होता। फरगना जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है, उस समय ये फरगना और ना जो तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ये सभी मध्य एशिया में आते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंश से संबंधित थे, और इसकी माता कुतुल बनिगार खान थी जो मंगोल वंश से रिलेट करती थी। अतः इसे तुर्कों एवं मुगलों को दोनों का मिश्रण कहा जाता है बाबर को। इसने अपनी दादी जो थी, इसकी दादी थी दौलत बेगम, उनके सहयोग से 11 वर्ष की अवस्था में 1494 से फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया। बाबर के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों की बात की जाए, पहला कमरान, दूसरा हिंदल, अस्करी, ये हुमायूं। सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में ही हुमायूं को अपना शासक बना दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसके साथ साथ बाबर ने भी कहा था कि जो राज्य हैं अपने भाइयों में बांट देना। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखित गई है। तुजुक ए बाबरी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तो इसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में, कभी कभी भाषा पूछ लेता है, तुर्की भाषा में है, फारसी भाषा में है या कौन सी भाषा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबर की एक आत्मकथा है। ये मात्र 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना एवं मिर्जा की उपाधि धारण की। अभी हमने आपको बताया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में था कि 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया। जब ये समरकंद को जीता तो समरकंद पर ज़्यादा दिन तक ये शासक नहीं बन रहा, जो मात्र 8 महीनों तक ही था। उसके बाद समरकंद इसके हाथों से चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग दिया। पहले तो मिर्जा की उपाधि धारण किया, उसके बाद मिर्जा की उपाधि त्याग दिया। उसके स्थान पर इसने पातशाह को बादशाह कहा जाता था, उसकी उपाधि धारण किया। इसने एक नए वंश का स्थापना की थी जिसका नाम था चगतई तुर्क। पूछता है कि बाबर ने कौन से नए वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चगतई तुर्क। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए, 1519 ईस्वी में बाजावर अभियान किया। यानी इसने टोटल भारत पर पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार आक्रमण भारत पर कर चुका था। 5वां आक्रमण पानीपत था। तो 1519 ईस्वी में इसने बाजावर अभियान किया। उस बाजावर अभियान में एक भेड़ा का किला था, उसे जीत लिया। इसी युद्ध में सबसे प्रथम बार इसने बारूद एवं तोपों का इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन पूछता है मुगल साम्राज्य में तोपों का इस्तेमाल या बारूद का इस्तेमाल किस शासक ने किया, तो इसका राइट आंसर है बाबर। अब किस अभियान में किया था, तो याद रखिएगा भेड़ा के किला जीतने के लिए बाजावर अभियान किया था 1519 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। जब इसका चूंकि भारत पर आक्रमण करने से पहले 4 बार पानीपत पर आक्रमण करने से पहले 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। 5वां पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत का युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और ये इसे जीत भी लिया था। इब्राहिम लोदी की हत्या भी करते थे। पानीपत के युद्ध से पहले इसको बुलाने का जो कार्य है
तो इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार थे दौलत खां लोदी और आलम खां तथा राणा सांगा। इन तीनों ने ही बाबर को आमंत्रित किया था पानीपत में युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी से। इन्हीं तीनों की मदद से इसने क्या किया, पानीपत का युद्ध जीत लिया। पानीपत में के युद्ध में इसके पास आप जानते हैं, आप अभी बताएं कि इन्हें सबसे पहले तोपों एवं बारूदों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला शासक था। इसी वजह से पानीपत का युद्ध जीता भी था। पानीपत के युद्ध में इसने उज़्बेकों की एक नीति थी जिसे कहते हैं तुगलमा नीति। तुगलमा नीति होती है कि सैनिक को चंद्राकार स्थिति में बनाता है एवं तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है का इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्मानी विधि। और तुगलमा नीति के बारे में पूछता है कि किस शासक ने किया, बाबर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। जब 1526 का युद्ध हुआ तो राणा सांगा और दौलत खां लोदी आलम खां को लगा था कि बाबर मात्र ये युद्ध करेगा, धन लूटेगा और यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए इसे आमंत्रित किए थे। बट ऐसा हुआ नहीं। 1526 में जब इसने युद्ध पानीपत का जीत लिया तो इसने भारत में ही रहने का निर्णय ले लिया, जिसके कारण राणा सांगा, महमूद लोदी एवं आलम खां ये लोग भड़क गए। मतलब इन लोगों को लगा कि चला जाएगा, लेकिन ये गया नहीं, स्वतः शासन करने लगा। ये लोग भी अब सत्ता के लालच में बुलाए थे, फिर ये सत्ता इनके हाथों से जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, राणा सांगा, महमूद लोदी एवं आलम लोदी तथा इसके साथ चंदेरी के एक राजा थे मेदिनी राय की संयुक्त सेना आई खानवा में। खानवा का युद्ध हुआ जिसमें 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर हार जाता, बट इसने क्या किया कि अपने सैनिकों को शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया तथा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद वर्ड का यूज किया था। जिहाद वर्ड होता है धर्म के लिए जनादेश। उसके साथ साथ सैनिकों पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम था तमगा टैक्स। सैनिकों पर जो तमगा टैक्स लगता था वो तमगा टैक्स भी इसने तुरंत हटा दिया। तमगा नामक टैक्स हटा दिया तो सैनिक अपने पूरी जोश के साथ लड़े और युद्ध को जीत लिए। यानी 1527 में खानवा का युद्ध भी बाबर ने जीती और पूर्णतः भारत में रहने का निश्चय कर लिया। इसने लगातार 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में देखते हैं। इस युद्ध की जीत के बाद उसने गाजी का उपाधि धारण किया। गाजी का मतलब होता है युद्ध का विजेता। इसने गाजी का उपाधि धारण किया। उसके जस्ट बाद 1527 के बाद 1528 में फिर इसने युद्ध किया जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। चंदेरी मूलतः जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र का भाग था। वहाँ के शासक थे मेदिनी राय, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग दिया था, उनसे युद्ध किया। जब 4 लोगों को हरा ही दिया तो मेदिनी राय को हराना कौन सी बड़ी बात थी इसके लिए। तो इसने मेदिनी राय को भी पराजित किया। 1528 में चंदेरी का युद्ध भी जीत लिया। नेक्स्ट युद्ध इसने लड़ा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध में इसने बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। 1529 में इसने बिहार तथा अफगान की सेनाओं को पराजित किया, जो घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता। 1529 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के लगातार 4 युद्धों का क्रम दे देगा कि सजाइए कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। तो आप याद रखिएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, अब 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। इनके बारे में पूछता है कि कौन कौन के शासक के बीच हुआ। तो आप याद रखिए 1526 अभी हम आपको बताए हैं। 1526 इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, परिणाम बाबर विजेता हुआ। 1527 खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा, आलम खां लोदी और मेदिनी राय की संयुक्त सेनाएं थी, जिसमें बाबर फिर विजय हुआ। 1528 में हुआ चंदेरी के युद्ध जिसमें मेदिनी राय थे, मेदिनी राय फिर पराजित हुआ और बाबर जीता। नेक्स्ट था 1529
चौथा युद्ध और इसका अंतिम युद्ध 1529 घाघरा का युद्ध, जिसमें बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इसके साथ साथ इसने एक गलती किया कि अफगान के जो सैनिक थे उनको पूर्णतः मारा नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ दिया और उसके राजाओं को, कुछ वंश को छोड़ दिया, और जो इसके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। आगे चलकर इसका पुत्र जब हुमायूं शासन काल में आएगा तो उनके लिए काफ़ी घातक साबित होंगे ये जो अफगान थे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, जिसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। एक बात याद रखिए, आगरा के जब आराम बाग में दफनाया गया था, उसके कुछ समय बाद जब अकबर का शासनकाल आया तो इसके जो मतलब इसकी कब्र को खोद कर लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि इसे लाहौर बहुत पसंद था। इसने अपने एक आत्मकथा में भी तुजुक ए बाबरी में लिखा भी था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे जो कब्र हो लाहौर में ही हो। अकबर के समय इसके कब्र को लाहौर में दफनाया गया। सॉरी, ये लाहौर रहेगा, सॉरी काबुल में दफनाया गया था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक काबुल में दफनाया गया था। इसका पसंदीदा शहर काबुल था, इसीलिए पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, और चांदी के सिक्का देने के बाद इसने अपना नाम कलंदर रखा, कलंदर की उपाधि धारण किया। कलंदर का अर्थ होता है कि दान देने वाला। इसने अपनी उपाधि दी कलंदर, उसका अर्थ होता है दान देने वाला। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को अब्दुल रहीम खान खान ने अकबर के कहने पर फारसी में अनुवाद कराया, क्योंकि इससे पहले जो इसकी आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में थी। तो जब फारसी में अनुवाद हो गया तो उस अनुवादित पुस्तक को बाबरनामा कहलाया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बाबरनामा इसकी फारसी में अनुवादित पुस्तक है, जिसे अब्दुल रहीम खान ने अनुवादित किया था। तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को बताया था। यानी कृष्णदेवराय उसके समय के समकालीन शासक थे, और अपनी एक आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में उनका जिक्र किया और कहा कि दक्षिण भारत में ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। इसके साथ साथ ही चारबाग शैली का जनक माना जाता है। चारबाग शैली में ही इसने आगरा में जो आराम बाग है उसको बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चारबाग शैली में आगरा में जो आराम बाग है नामक बगीचा इसने चारबाग शैली में ही बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण ये बाबर ही ने ही करवाया था। और जिसके वास्तुकार के बारे में पूछा जाए तो उसके वास्तुकार हो जाएंगे मीर वाकी। पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा मीर वाकी। तो ये रहे बाबर से रिलेटेड सभी बिंदु। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग बाबर से रिलेटेड है जो इसके युद्ध चारों 1526, 1527, 1528, 1529, इन चारों युद्धों को मत भूलिएगा। ये चारों युद्धों से क्वेश्चन निश्चित तौर से बनते हैं और इन्हें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी आत्मकथा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है और इसकी अनुवादित पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में है और किसने किया, इन सभी बिंदुओं को याद रखिएगा। जो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बाबर से बन जाते हैं और उसके बाद इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि मुगल साम्राज्य में किसने तोपों एवं बारूदों का इस्तेमाल किया, तभी याद रखिएगा बाबर। और नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में एक बार क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे पहले इसने भारत में कब तोपों एवं बारूदों का इस्तेमाल किया, तो आप ये लोग याद रखिएगा बाजार अभियान में भेड़ा का किला जीतने के लिए इसने इस्तेमाल किया था। तो इनसे यही सब 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। और आप लोगों को वीडियो देखने के बाद जो भी कमेंट सजेशन करना हो तो नीचे कमेंट कर दिया करिए कि क्या कमी है क्या नहीं, और फिर किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। थैंक यू क्लास।